बच्चों, इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। हम लोग इस वीडियो में पाठ 12 साम्राज्य की प्रगति में भाग 2 में आगे के जो मुद्दे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने इंदौर के होलकर, इस मुद्दे के अंतर्गत मल्हारराव होलकर, अहिल्याबाई होलकर, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम नागपुर के भोसले, ग्वालियर के शिंदे और इसके अंतर्गत नाना फडणवीस, ये सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और आज इस वीडियो में यह पाठ पूर्ण होगा। ठीक है बच्चों, तो आते हैं हम सबसे पहले मुद्दे पर, यहाँ पर नागपुर के भोसले। सबसे पहले बच्चों नागपुर की स्थापना कैसे हुई, नागपुर के राज्य शासक, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर राघोजी भोसले देख रहे, प्रथम भोसले 1739 से लेकर 1755 तक, जानोजी भोसले 1755 से लेकर 1772 तक, माधोजी भोसले 1772 से लेकर 1788 तक, राघोजी द्वितीय भोसले 1788 से लेकर 1816 और परसोजी भोसले 1816 से लेकर 1817। फिर इसके बाद माधोजी द्वितीय भोसले अप्पा साहेब 1817 से लेकर 1818। ये इनकी जो है कार्यकाल की स्थिति यहाँ पर दिखाई जा रही है, इनकी कार्यकाल की स्थिति थी। अब हम आगे आ जाते हैं, नागपुर की स्थापना कैसे हुई। नागपुर राज्य का ऐतिहासिक रिकॉर्ड 18वीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू हुआ, जब इसे छिंदवाड़ा जिले को देवगढ़ के गोंड साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया। देवगढ़ के शासक बख्त बुलंद ने दिल्ली का दौरा किया और बाद में अपने राज्य के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहा। ये था, इसके लिए उसने हिंदू और मुस्लिम कारीगरों और खेती करने वाले को मैदानी क्षेत्र में बसने के लिए आमंत्रित किया और नागपुर शहर की स्थापना की गई। और उसके बाद चांद सुल्तान ने देश के विकास को जारी रखा और अपने राजधानी को नागपुर ले गए। इस प्रकार 1739 में चांद सुल्तान की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी में आपस में मतभेद होने लगा, जिसके कारण उसकी विधवा उनकी पत्नी ने मराठा सेनापति राघोजी भोसले से सहायता मांगी, जो मराठा छत्रपति की ओर से बरार सूबा पर शासन कर रहे थे। सहायता मांगने पर भोसले परिवार मूल रूप से सतारा जिले में एक गांव देऊर का मुखिया थे। राघोजी के दादा और उनके दो भाइयों ने शिवाजी की सेनाओं में लड़ाई लड़ी थी और उनमें से सबसे प्रतिष्ठित को एक उच्च सैन्य कमान सौंपी गई थी और बरार में चौथ कर वसूलने का इकट्ठा करने की भूमिका दी गई थी। राघोजी ने जिस गोंड गुटों के ने बुलाया था, चांद सुल्तान के दो बेटों को सिंहासन पर बिठाया, जहां से उन्हें बेदखल कर दिया गया था। राघोजी अपनी सहायता के लिए उपयुक्त इनाम के साथ फिर बरार वापस आ गए। हालांकि दोनों भाइयों के बीच अर्थात चांद के दोनों बेटों के बीच फिर से उत्तराधिकारी के लिए मतभेद होने लगा। पुनः उनके बीच में मतभेद हुआ। दोनों आपस में शासन के लिए या शासक बनने के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे जो दिया गया है, 1743 में राघोजी ने फिर से बड़े भाई के अनुरोध पर हस्तक्षेप किया और उसके प्रतिद्वंदी को बाहर निकाल दिया, लेकिन इस बार उनका सत्ता वापस देने मन नहीं था। दूसरी बार उन्होंने राज्य को अपनी मुट्ठी में ही रखा। गोंड राजा बुरहान शान को प्रतीक के तौर पर राजा बनाए रखा। व्यवहारिक रूप से वह राज्य का पेशनर बन गए और सभी वास्तविक शक्ति राघोजी भोसले के पास आ गई और वह नागपुर के पहले मराठा शासक बने। सबसे पहले मराठा शासक कौन बने? राघोजी भोसले। इसके पहले कौन था? चांद सुल्तान। आप लोग को मैंने पढ़ाया ना, समझे ना आप लोग। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए नागपुर भोसले के किताब में जो जानकारी दी गई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नागपुर के भोसले घराने में परसोजी भोसले को शाहू महाराज के कार्यकाल में बरार और गोंडवाना प्रदेशों की सनद आदेश पत्र दी गई थी। नागपुर के जितने भोसले हुए उनमें रघुजी सबसे पराक्रमी और कार्यकुशल पुरुष थे। वह दक्षिण के तिरुचिरापल्ली और अर्काट के आसपास के प्रदेशों को मराठों के प्रभुत्व में ले आए। शाहू महाराज ने बंगाल, बिहार और
उड़ीसा के प्रांतों की चौथ वसूल के अधिकार रघु जी को दिए गए। वह उन प्रदेशों को मराठों के आधिपत्य में ले आए। ईस्वी सन 1751 में रागपुर के भोसले ने उड़ीसा सूबा अली बर्दी खान से जीत लिया। इस प्रकार यहाँ पर जानकारी रघुजी भोसले के बारे में आपको दिया गया है। आगे देखते हैं ग्वालियर के शिंदे, इस मुद्दे की जानकारी प्राप्त करते हैं। बाजीराव प्रथम ने राणोजी शिंदे के शौर्य और यहाँ पर देखिए पराक्रम को भांप लिया था, अतः उसे उत्तर का सरदार नियुक्त किया। राणोजी की मृत्यु के पश्चात उनके बेटों जयाप्पा, दत्ताजी और महादजी ने भी वीरता का बल दिखाया और उत्तर भारत में मराठी सत्ता का सामर्थ्यवान बनाया, उसको मराठी सत्ता को सामर्थ्यवान बनाया और ज़्यादा शक्तिशाली बनाया। माधवराव पेशवा ने शिंदे परिवार का सरदार पद महादजी को प्रदान किया। वह वीर और चतुर राजनीतिक थे। पानीपत की पराजय के पश्चात उसने उत्तर भारत में मराठों के प्रभुत्व और प्रतिष्ठा को स्थापित करने का कार्य किया। वह भली भांति जानते थे कि उत्तर भारत के समस्त प्रदेश में मराठों की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली उपयोगी सिद्ध नहीं होगी, अतः उसने फ्रांसीसी सेना विशेषज्ञ डिबाइन के मार्गदर्शन में अपनी सेना को प्रशिक्षित किया, तोपखानों से सुसज्जित किया। इस प्रशिक्षित सेना के बल पर उन्होंने रुहेले, जाट, राजपूत, बुंदेला आदि को आत्मसमर्पण करवाया। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे हमने ग्वालियर के शिंदे के बारे में जानकारी प्राप्त की। पानीपत की पराजय के बाद मराठों की शक्ति क्षीण हो गई थी। यह देखकर अंग्रेजों ने दिल्ली की राजनीति में प्रवेश करना प्रारंभ किया। अंग्रेजों ने फायदा उठाया, अंग्रेज इसमें दखल करने लगे। उन्होंने बंगाल सूबे के दीवानी अधिकार अपने अधिकार में ले लिया। वे दिल्ली के बादशाह को अपने नियंत्रण में कर लेना चाहते थे। इस विपरीत स्थिति में महादजी शिंदे ने अंग्रेजों को मात देकर दिल्ली के बादशाह को पुनः गद्दी पर बैठाया। इस कार्य को देखकर प्रसन्न होकर दिल्ली बादशाह ने उसे वकीले मुत्तलक उपाधि प्रदान की, अर्थात दीवानी और सेना अधिकार का नियंत्रण उसे सौंपा गया। इस प्रकार उसने इस उपाधि को बाल पेशवा सवाई माधवराव की ओर से स्वीकार किया। इस उपाधि के कारण दिल्ली बादशाही पूर्णतः मराठों के नियंत्रण में आ गई। लड़खड़ाती ढहती मुगल सत्ता की अट्टालिका को संभालना सरल कार्य नहीं था। महादजी ने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पाकर बड़ी दृढ़ता से 1784 से 1794 की अवधि में दिल्ली का प्रशासन चलाया। पानीपत युद्ध के लिए नजीम खान उत्तरदायी था। इसके उत्तराधिकारी अभी भी रुहेलखंड में षड्यंत्र कर रहे थे। नजीम का पोता गुलाम कादिर ने लाल किला अपने अधिकार में कर लिया और धन के लिए बादशाह और बेगमों को यातनाएं देने लगे, तकलीफ देने लगे। बादशाह की आंखें निकाली और राजकोष को हड़प लिया। इस स्थिति में महादजी शिंदे ने कादिर को पराजित किया। कादिर द्वारा हड़पी हुई संपत्ति लेकर बादशाह को लौटाया गया। इस प्रकार बादशाह को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। इस प्रकार महादजी ने पानीपत युद्ध के पश्चात मराठों की साख पुनः प्राप्त कराई। दिल्ली के बादशाह को मराठों के नियंत्रण में रखकर भारत की राजनीति चलाई। पेशवा में चलने वाले गृह युद्ध का परिणाम यह हुआ कि रघुनाथ राव अंग्रेजों के आश्रय में चला गया। अंग्रेजों की सहायता से पेशवा पद प्राप्त करना उसका उद्देश्य था और मराठी कूटनीतिज्ञों को यह स्वीकार नहीं था। अतः मराठे और अंग्रेजों के बीच का संघर्ष अटल रहा, लेकिन इससे इतना स्पष्ट हो गया था कि हिंदुस्तान पर शासन कौन करेगा, इसका अंतिम निर्णय मराठे और अंग्रेजों के बीच होने वाला था। इस प्रकार अंग्रेज मुंबई से बोरघाट मार्ग द्वारा मराठों पर आक्रमण करने आए। महादजी शिंदे के नेतृत्व में मराठी सेना एकत्रित आई थी। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध नीति का अवलंब कर अंग्रेजों को रसद प्राप्त नहीं होने दिया। दोनों सेनाएं वडगांव में एक दूसरे के आमने सामने आई। इस युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के लिए आवश्यक हो गया कि वो रघुनाथ राव को मराठों को सौंप दें। दिल्ली पर ईस्वी सन 1803 तक मराठों का नियंत्रण था। अंग्रेजों ने भारत पर विजय पाई, परंतु मराठों से लड़कर यदि यह ध्यान में आया
तो महादजी के कार्यों का महत्व समझ में आता है। दिल्ली को सुनिश्चित करने के लिए उसके प्रशासन को सुस्थिति में लाकर वे पुणे चले गए। कौन? महादजी शिंदे। उन्होंने दिल्ली के प्रशासन को सुस्थिति में लाकर फिर वापस पुणे चले गए। पुणे के समीप वानवड़ी में उनकी मृत्यु हुई। वहीं उनकी स्मृति में छतरी बनाई गई। देखिए बच्चों, यहाँ पर शिंदे की छतरी आप लोग को दिख रहा है वानवड़ी पुणे चित्र में, है ना। शिंदे, होलकर और भोसले की भांति अन्य कुछ प्रमुख सरदारों ने मराठी राज्य की उल्लेखनीय सेवा की। शिवाजी महाराज ने जिस नौसेना का निर्माण करवाया उसे कान्होजी और तुड़ाजी आग्रे और पिता पुत्र ने शक्तिशाली बनाया। दोनों पिता और पुत्र ने, कान्होजी आग्रे ने और तुड़ाजी आग्रे ने, इन दोनों ने उस नौसेना को क्या किया? और ज़्यादा शक्तिशाली बनाया। इसी शक्तिशाली नौसेना के बल पर उन्होंने पुर्तगाल, अंग्रेज और सिद्दी जैसे नौसैनिकी सत्ताओं को अपने नियंत्रण में रखा और मराठी राज्य के तट क्षेत्र की रक्षा की। किनारी वाले समुद्री जो क्षेत्र थे उसकी उन्होंने रक्षा की। सेनापति खंडेराव दाभाडे और उसका बेटा त्र्यंबक राव ने गुजरात में मराठी सत्ता की नींव रखी। खंडेराव की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी उमाबाई ने अहमदाबाद के मुगल सरदार को पराजित किया, वहां का किला जीत लिया। आगे चलकर गायकवाड़ों ने गुजरात में बड़ोदरा को अपना सत्ता केंद्र बनाया। उत्तर में मराठी सत्ता का विस्तार करने में मध्य प्रदेश के धार और देवास के पवारों ने शिंदे और होलकर को बहुमूल्य योगदान दिया, उनकी बहुत सहायता की। सेनापति माधवराव पेशवा की मृत्यु के पश्चात मराठी राज्य व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। उसे नाना फडणवीस और महादजी शिंदे पटरी पर लेकर आए, अर्थात उसे और अच्छी स्थिति में उसी प्रकार लेकर आए। जब महादजी शिंदे उत्तर में भारत में मराठों का वर्चस्व स्थापित करने में व्यस्त थे, उस समय नाना ने दक्षिण की राजनीति बागडोर संभाली। इस कार्य में उसे नाना फडणवीस को पटवर्धन, हरिपंत फड़के जैसे सरदारों की सहायता प्राप्त हुई। फलस्वरूप दक्षिण में मराठी सत्ता का वर्चस्व स्थापित हुआ। इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के शिंदे, बड़ोदरा के गायकवाड़ ने अपने पराक्रम, नेतृत्व, कार्य आदि गुणों के बल पर मराठी सत्ता को वैभवशाली बनाया। ये सभी मराठी सत्ता के अंतिम चरण के आधार स्तंभ थे। मराठी सत्ता का उत्तर और दक्षिण भारत में प्रभाव निर्माण करने में मराठे सरदार सफल हुए, परंतु महादजी शिंदे और नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठी सत्ता का पतन प्रारंभ हो गया, अर्थात वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। इस कालखंड में रघुनाथ राव का बेटा बाजीराव द्वितीय पेशवा, उसमें नेतृत्व योग्यता का अभाव था। इसके विपरीत उनके अनेक दोष थे। वह मराठा सरदारों में एकता निर्माण नहीं कर सका। मराठा सरदारों में आपसी फूट पैदा होने लगी, आपसी मतभेद होने लगा, उनके विचार एक दूसरे से नहीं मिलते थे। मराठी सत्ता भीतर से खोखली होती गई। ऐसे अनेक सरदारों से बाजीराव द्वितीय के कार्यकाल में मराठों का उत्तर और दक्षिण में प्रभाव क्षीण हो गया, कम हो गया। मराठी सत्ता का स्थान अंग्रेजों ने ले लिया। इस प्रकार अंग्रेज हमारे देश में आए बच्चों और उन्होंने शासन किया। ईस्वी सन 1817 में अंग्रेजों ने पुणे जीतकर वहां अपना यूनियन जैक ध्वज फहराया। 1818 की आष्टी की लड़ाई में मराठों को पराजित करके अंग्रेजों ने मराठा सत्ता को समाप्त कर दिया। संपूर्ण भारत में अंग्रेजी की सत्ता स्थापित हो गई। भारत का पश्चिमी विश्व के साथ संपर्क बढ़ा। समाज व्यवस्था में परिवर्तन हुए, जिसके कारण कई पुरानी बातें हंसिए पर चल गई, अर्थात सारी खत्म हो गई, समाप्त हो गई। भारतीय इतिहास का मध्यकाल समाप्त हुआ और आधुनिक कालखंड का प्रारंभ हुआ। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ पुराने चित्र इतिहास काल के कि किस प्रकार राजा महाराजा सैनिक युद्ध पर या यात्रा पर निकलते थे। यहाँ पर आप लोग देखिए और आगे देखिए इनके किस प्रकार तोप उस समय होते थे, उनके हथियार, तोपों के बल पर वो गोले बारूद का उपयोग करके सैनिकों पर वो हमला करते थे। और इसी प्रकार बच्चों और आगे आप लोग देखिए सिक्के, उस काल के सिक्के कैसे होते थे। यहाँ पर छत्रपति लिखा है। आदर्श पाठ जो था, पाठ 8 में शिवाजी ने सिक्के ढलवाए थे। उस समय मैंने इसकी जानकारी आप लोग को दी थी। तो इस प्रकार के सिक्के उस समय होते थे बच्चों। और आगे आप लोग देखिए कि किस प्रकार उनके किले महल हुआ करते थे, उसके चित्र आप लोग इसमें देखिए।
देखिए राजा महाराजाओं की सेवा में लगे सैनिक, उनके दास किस तरह से देखिए उनको हवा दे रहे हैं। पंखे, उस समय पंखे बच्चों नहीं होते थे, तो इस प्रकार उन्हें हवा दी जाती थी पंखों द्वारा। देखिए दिख रहा है आप लोग को, ये किले, उस समय के किले, राजा महाराजाओं के किले। और देखिए आगे आप लोग इसी प्रकार के और पुराने काल के किले देखिए। जूना राजावाड़ा कोल्हापुर, ओल्ड पैलेस कोल्हापुर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का। आगे और है नवा राजावाड़ा कोल्हापुर, न्यू पैलेस कोल्हापुर। देख रहे हैं आप लोग। इस प्रकार तब के समय के आप लोग देखिए किले, राजा महाराजाओं के राजमहल होते थे। और ये है रघुजी भोसले का एक फ़ोटो, आप लोग को किताब में भी दिया गया है। उसी प्रकार एक और मैंने आप लोग को दिखा दिया। पाठ यहीं पे समाप्त हुआ।